हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विशाली बाली है और आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक टॉक शो लेकर आए हैं ऑन द टॉपिक नीड ऑफ सप्लीमेंट। और इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ हैं आज पोषण विशेषज्ञ डाइटिशियन बीनू भाटिया जी। बीनू भाटिया जी एक न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट है, साथ ही साथ वो एक एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ, and she is the ex-joint secretary of Indian Dietetic Association Delhi chapter। तो उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में, और आज इसी नॉलेज को शेयर करने के लिए वो हमारे साथ आज यहाँ पर है और वो हमें बताएंगी कि किस तरीके से हमारे जीवन में भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, भोजन का क्या फ़ायदा होता है और साथ ही साथ सप्लीमेंट का क्या फ़ायदा होता है, सप्लीमेंट की क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए आज का टॉक शो शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम यू टू द टॉक शो। Thank you, Vaishali. I am very grateful to you that you have invited me to this talk show. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर यू कमिंग। आप यहाँ पर आए हमारे साथ इस टॉक शो के लिए। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज फूड, भोजन क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें खाना होता है, भोजन की रिक्वायरमेंट होती है। सो व्हाट इज फूड, क्या देता है फूड हमें? वैशाली, बेसिकली देखो, जो फूड है, जो खाना है, फूड क्या है, जो हम खाते हैं, जो भी हम खाते हैं या पीते हैं वो फूड है। तो बेसिकली फूड का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, जो हमारे को एनर्जी देता है, हमारे जो डेली रूटीन्स के हम काम कर सकते हैं वो, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, खाने से हमें पोषण मिलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो खाना है। खाने से ही आपको पोषण मिलेगा, आपका शरीर तभी चलेगा। आप जो बाकी दिनचर्या के कार्य हैं या जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, वो सब कुछ आपको फूड से मिलता है। तो आपको फूड बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, चाहे आपको मेंटली काम करना है चाहे आपको फिजिकली काम करना है। तो जिस तरीके का भी कार्य है वो सब आपको फूड के थ्रू ही मिलता है। तो फूड जो है वो आपको पोषण पूरा देता है बॉडी को, ताकि आपकी बॉडी वो काम कर सके। ओह वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये हुआ मैम कि अगर हमारा भोजन जो है वो अच्छा नहीं होगा तो रोजमर्रा के जो हमारे काम है वो कहीं ना कहीं सफर करेंगे, उतनी एनर्जी हमें नहीं। बिल्कुल। अगर आपका जो भोजन है उसमें किसी भी जो आपके जैसे वाइटामिन या मिनरल्स हैं, अगर हमारे वो बहुत कम मात्रा में हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, पर वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर आप वाइटामिन एंड मिनरल कम मात्रा में जो चाहिए होते हैं वो भी आप पूरे उसमें नहीं ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज शुरू हो जाती है। डेफिशिएंसीज मतलब आपकी कमियां शुरू हो जाती हैं। उन कमियों के कारण जो आपकी शरीर के अंदर के काम होते हैं, जिसमें वो विटामिन या मिनरल यूज़ होते हैं, तो वो कार्य पूरे नहीं हो पाते। जिससे कि जैसे बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, हमें थकान होती है, हम ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते या हम ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके खाने से ही रिलेटेड हैं। तो अगर आपका भोजन अच्छा नहीं है, आपका भोजन आपको पूरी मात्रा में जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जिससे आपके जो भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर वो भोजन आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रहा है तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी में जाएगी। किसी भी विटामिन या मिनरल या किसी भी मेजर जो न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो प्रोटीन भी हो, उसकी डेफिशिएंसी में भी जा सकता है अगर वो पूरी मात्रा में आपके शरीर में नहीं जा रहा। थैंक यू मैम। तो समझा आप लोगों ने कि पोषण हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, भोजन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, और कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट होता है हमारी दिनचर्या का। हम सब लोग अपने भोजन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो मैम आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि हमें किस तरीके का भोजन खाना चाहिए। हमने फूड पिरामिड के बारे में बहुत बार सुना है, तो क्या एक पूरी बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और वो किस किस मात्रा में हमारे भोजन के अंदर होनी चाहिए? हाँ देखो वैशाली, फूड पिरामिड जो है वो हमें ये बतलाता है कि जो फूड पिरामिड है वो हमें ये बताता है कि जितने भी हमारे फूड ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे जो ग्रुप्स हमें जैसे मिल्क एंड मिल्क ग्रुप है या सीरियल्स का ग्रुप है, तो वो हमें क्या कौन सा न्यूट्रिएंट देता है और कितनी मात्रा में, कितनी सर्विंग्स में हमें वो लेना है। वो बेसिकली फूड पिरामिड जो है वो हमारा बैलेंस डाइट का रिप्रेजेंटेटिव है कि हमें बैलेंस डाइट में कितना फूड सर्विंग, कितने फूड ग्रुप्स हमें कितनी फूड सर्विंग्स में लेने हैं पूरे दिन में। जैसे सपोज आपका सीरियल्स है, सीरियल्स के अंदर आपके रोटी भी आती है, चावल भी आता है, ब्रेड भी आता है, या जो सूजी का बना
हुआ है या मैदे से बना हुआ है, ये सब चीज़ें आपकी सीरियल के अंदर आती है। तो सीरियल जो है वो आपका मात्रा जो आप लेते हैं, सर्विंग्स लेते हैं, वो 6 से 8 सर्विंग आप दिन की ले सकते हैं। तो इसी तरीके से प्रोटीन है, प्रोटीन में आपका दूध भी आता है, दही आता है, तो आपके एग्स आते हैं या फिर आपका पनीर आता है, तो ये सब चीज़ें आती हैं, उसकी सर्विंग कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली पिरामिड जो है वो आपको बताता है कि कौन सा फूड ग्रुप कितनी सर्विंग में पूरे दिन में लेना चाहिए। तो सबसे अगर आप पिरामिड देखेंगे तो वो एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, जिसमें कि नीचे का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा सर्विंग शो करता है, और वो जैसे ही आप ऊपर चढ़ते जाते हैं सर्विंग्स कम होती जाती है। तो सबसे ऊपर जो है वो आपका शुगर एंड शुगर कंटेंट है, जो कि सबसे जिसकी कैलोरीज सबसे ज़्यादा होती हैं, पर उसमें कोई भी आपको वाइटामिन या मिनरल्स या बेसिकली कहें कि कोई न्यूट्रिएंट पार्ट नहीं मिल रहा है, तो उसकी जो कंटेंट, उसका जो सर्विंग है वो सबसे कम रहता है। तो वो हमें सबसे कम कंज्यूम करना चाहिए। उससे नीचे हमारा फैट्स एंड ऑयल्स है, वो हमें कम कंज्यूम करना चाहिए। फिर जब हम उससे नीचे आते हैं नट्स एंड ऑयल सीड्स में, वो हमें हमारी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो कम है, पर वो डेली सर्विंग में होना चाहिए। तो इस तरीके से हर फूड ग्रुप का सर्विंग जो है वो हमें फूड पिरामिड से समझ आता है कि हमें इतना फूड ग्रुप इतना पर दिन में इतनी सर्विंग्स उसकी लेनी है। तो मैम मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे नट्स भी लेने चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने चाहिए, प्रोटीन का कंजम्पशन भी करना चाहिए। और जैसे कि आपने बताया कि ट्रायंगल के अंदर सबसे ऊपर जो आता है वो शुगर आता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की हमारी जो डाइट है उसमें शुगर का कंजम्पशन शायद सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर जो हमारे जो पोषण वाली चीज़ें। हमारे लाइफस्टाइल जो चेंजेस हुए हैं उसके कारण ये वाली चीज़ें हैं, क्योंकि हम जो डाइट लेते हैं उसमें शुगर कंटेंट, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो बेसिकली वो आप क्या ले रहे हो, उसमें आप सिर्फ कैलोरीज ले रहे हो, उसके अंदर आपके कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ना आपको उससे प्रोटीन्स मिल रहे हैं, ना आपको उससे कोई फैट मिल रहा है, जो एसेंशियल फैट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है, ना वाइटामिन मिल रहा है, ना मिनरल्स मिल रहा है, सिर्फ आप शुगर पी रहे हैं। तो शुगर से क्या हो रहा है, आपको कैलोरीज ही मिल रही हैं, जिससे कि आपका मोटापा ही बढ़ेगा और तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद मोटापा बढ़ने से जो बाकी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, हार्ट डिसऑर्डर्स हैं या PCODs हैं या और जो भी डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, ये सारे होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली हमारे को अपने लाइफस्टाइल जो है, मॉडरेशन लाइफस्टाइल बिहेवियर जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम वो चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सारा बॉडी का सिस्टम है या जो हम बॉडी का अगर फूड प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा। अब जैसे बाकी चीज़ें जो मैं आपको कह रही हूँ, देखो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ब्रेन सेल्स को एनर्जी चाहिए, वो आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिल सकती है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके सेल्स जो आपके रिपेयर होते हैं या रीग्रोथ होती है, उन सब चीज़ों के लिए आपको प्रोटीन ज़रूरी है। फैट्स में आपके बहुत एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, वो आपके ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ये आपके फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी फंक्शंस के लिए, आपके बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो रिक्वायरमेंट है कम, पर रिक्वायरमेंट इज़ देयर। तो अगर आप इन चीज़ों को नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी नेगेटिव साइड पे जाएगी। तो हमें अपनी बॉडी को पॉजिटिव साइड पे लाना है। वाह, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन मैम। बट आज मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप इस फील्ड में, न्यूट्रिशन की फील्ड में बहुत सालों से हैं, आपने पोषण को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में आज पोषण जो है हमारे लिए किस तरीके से बदला है, भोजन जो है वो किस तरीके से चेंज हो गया है? क्योंकि आज मुझे लगता है कि जब हम फूड की बात करते हैं तो ज़्यादा बाहर का खाना जो है हमारी डाइट का हिस्सा बन चुका है। अगर हम बच्चों की बात करें तो चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, इस तरीके का भोजन। तो क्या बदलाव फूड के अंदर आया? पिछले करीबन मतलब अगर आप ये कहें कि 10 साल में भी बहुत अंतर आया है। उसका अंतर आने का रीज़न बहुत सारा है। एक तो वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, जो फूड चेन्स खुल गई हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स है, वेंडीज़ है, और इजी फूड अवेलेबल है। तो उसमें क्या है कि और टीवी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा आपका मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है आज की डेट में मीडिया। पहले लोगों के घर में लिमिटेड सोर्सेज होते थे, लिमिटेड टीवी या मीडिया सोर्सेज होते थे, उनके पास इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती थी।
तो अब जो है इंफॉर्मेशन, क्योंकि हर एक के घर में टीवी है, हर एक के पास मीडिया, हर एक को पता है कि जी यहाँ पे ये खुल गया है, ये मैकडॉनल्ड्स नया रेस्टोरेंट खुल गया है, या ये फूड चेन खुल गई है। दूसरा, जैसे मैकडी है या फिर वेंडीज़ है या इस तरीके के बर्गर चेन्स हैं या आइसक्रीम पार्लर्स भी हैं, तो वो आपको अपना एडवर्टीज़मेंट करते हैं कि इतने रुपए में आपको पूरा पैकेट मिल रहा है, तो आपको लगता है या घर बनाने से तो बेटर है वो ले आओ, बट ये नहीं पता कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट पावर है वो नहीं है, वो तो आपको सिर्फ कैलोरी पावर दे रहा है। अगर आप एक बर्गर लेते हैं, चाहे मैकडी का लेते हैं या कहीं का भी बर्गर वेंडीज़ का लेते हैं, तो उसमें आप क्या ले रहे हैं? आप सिर्फ एक ब्रेड ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो, वो भी आपकी मैदे से बनी हुई है, या तो आटा ब्रेड होती है तो अलग बात है, मैदे से बना हुआ है जिसके अंदर कोई फाइबर नहीं है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। फिर उसके बाद आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं कैलोरीज, आलू की टिक्की डाल रहे हैं, वो आपकी कैलोरीज ऐड ऑन कर रही है, उसके साथ आपको कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, उसके साथ आपको फ्रेंच फ्राइज भी चाहिए, तो सिर्फ वो कैलोरीज ऐड कर रहा है, जो कि आपकी बॉडी में आगे जा के वो कैलोरीज ऐड ऑन होने से आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, वेट ही बढ़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, वेट बढ़ेगा, आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, वेट बढ़ने से, ओबेसिटी के होने से बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो आपके प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। हार्ट डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है या पीसीओडीज़ हैं, बहुत सारे और डिसऑर्डर्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली और डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती है। विटामिन मिनरल बहुत कम अमाउंट में चाहिए, बट बहुत नेसेसरी है आपकी बॉडी फंक्शंस के लिए। पर अब हम जब ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो वो डेफिशिएंसीज भी होना शुरू हो रही हैं साथ के साथ, तो उन डेफिशिएंसीज के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी साथ के साथ स्टार्ट हो रही है, तो एक्युमुलेशन होते होते वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं। योर बॉडी इज़ नॉट अ थ्रैश कैन, मतलब आपकी बॉडी कूड़ेदान नहीं है कि आप कुछ भी डालो उसमें। Yes. आपको सोच और समझ के खाना चाहिए कि आप जो भी खा रहे हैं ये आपकी बॉडी के लिए कितना अच्छा है और कितना यूज़फुल है, आपको इससे क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं है कब वंस इन अ वाइल आप खा रहे हैं वो आपको हार्मफुल नहीं है, बट अगर जो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो रूटीन में खाते हैं, जिनको बच्चों को बहुत सारे, अच्छा वन ऑफ द ये रीज़न भी है क्योंकि आजकल सब वर्किंग है, पेरेंट्स वर्किंग है, मदर वर्किंग है। पहले मदर्स वर्किंग नहीं होती थी तो दे यूज टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स। आजकल मदर्स वर्किंग है तो उनको भी लगता है कि ये इजी फूड है, पैसे दिए और ख़रीद लिया और बच्चों को खिला दिया, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उनको लगता है पेट भर गया, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बट इट इज़ नॉट ट्रू। ये बहुत गलत कंसेप्ट है लोगों का, कि जो लोग इस कंसेप्ट के थ्रू चल रहे हैं कि बच्चे ने डिमांड करी और आपने उसको ये सब फूड ला के दे दिया बाजार का, तो वो जो कि न्यूट्रिएंट जिसमें डेफिशिएंट है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, वो फूड हमने ला के दे दिया, तो उसकी ग्रोथ, और बच्चा तो अभी ग्रोइंग स्टेज में, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशनल खाना खाना, भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली आज हम सब ऑब्जर्व करें, अगर अपने डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व करें और उसको समझने की कोशिश करें कि भोजन कितना तेज़ी से बदल गया है। आज हमारे लिए बहुत इजीली अवेलेबल है, चाहे हम फास्ट फूड की बात करें, चाहे हम बर्गर्स की बात करें, कोई भी चीज़ वो बहुत आसानी से अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं जैसा कि मैम ने हमें बताया कि सोशल मीडिया या फिर टेलीविजन भी हमारी फूड चॉइसेस को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने फूड कल्चर को पूरे तरीके से बदल दिया है। मैम आगे चलते हुए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पुराने समय में जब हम बात करते थे तो पोषण जो था भोजन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। पोषण जो है अच्छी मात्रा में आपको भोजन से भी मिलता था। पर आज अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में आ चुके हैं, हमारे क्लाइमेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो पोषण है वो जो भोजन में भी कम है, राइट। जो हम नॉर्मली दालें खाते हैं या जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसके अंदर भी उतना पोषण नहीं है जितना पहले के टाइम में हुआ करता। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? उसके भी बहुत सारे कारण हैं वैशाली। सबसे पहले तो अभी एनवायरनमेंट का जैसे चेंजेस हुए हैं, पोल्यूशन का बढ़ने से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, फिर सॉइल की कंडीशंस बहुत बदल गई हैं, प्लस आपके पहले जो लोग थे, पहले इतना ज़्यादा ये जो आपका
पेस्टिसाइड्स हैं वो सब यूज़ नहीं होते थे। अब लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लग गए हैं ताकि कीड़ा ना लगे और वो फसल ज़्यादा हो। फसल तो बहुत अच्छी होती है बट उस फसल में जो आपके टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टॉक्सिक एलिमेंट्स मतलब जो जहरीले पदार्थ है वो भी बढ़ जाता है। तो बेसिकली हम वही पेस्टिसाइड वाला भोजन खाना खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारी बॉडी को के फंक्शनिंग को ऑल्टर करते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। प्लस सॉइल की जो कंडीशनिंग है पहले बहुत अच्छी होती थी, अब वो उस चीज़ों में भी फ़र्क आ गया क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस चेंज हो गए। पहले बहुत कम पोल्यूशन होता था तो वो सॉइल के एनवायरमेंटल चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं थे, तो अब पोल्यूशन बढ़ने से सॉइल की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीज़ें में फ़र्क आ गया है। और दूसरा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, तो लोगों ने क्या किया है कि बिल्डिंग्स खड़ी करने लग गए हैं, बिल्डिंग्सें बनने लग गई हैं, तो जो फसल उगाने के लिए जो स्पेस है वो कम हो गई है। तो उस कम स्पेस में ज़्यादा फसल उगाने के चक्कर में तो लोग उसमें पेस्टिसाइड्स डालना शुरू हो गए हैं, पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स जो भी आप कह लो, बट वो कहीं ना कहीं आपके ये कैंसर जो है, कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसका वन ऑफ द कॉज ये भी है क्योंकि पेस्टिसाइड्स का साइड इफ़ेक्ट है कि वो आपको कैंसरस सेल्स कन्वर्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें उसकी वजह से हैं। दूसरी बात ये है कि सॉइल में चेंजेस है। दूसरी बात ये भी है कि अब जो है हमारे पास जो फूड आता है, अब जैसे हम शहर में रहते हैं, जो फूड आता है वो गांव से आता है, उसकी कितनी दूरी है, उसका क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कितना स्टोरेज है, किस तरीके से स्टोर किया जाता है, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। सपोज़ आपने कोई भी चीज़, सपोज़ अगर हम कोई सब्जी की बात करते हैं, गोभी की बात करते हैं, गोभी वहाँ से निकली, अच्छा उसमें जब गोभी होता है, फूल, गोभी के फूल में बहुत अच्छा उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट रहता है, बट जब वो ट्रांसपोर्टेशन में आए, उसका ट्रांसपोर्टेशन एनवायरनमेंट कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमिडिटी कैसी है, या साफ़ सफाई की जगह कैसी है, वहाँ पे कोई और इंसेक्ट्स वगैरह तो नहीं आ गए, तो वो चीज़ आपकी उसकी गोभी को के जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसको अफेक्ट करती है। साथ में आपने उसको कितनी बार वॉश कर लिया, अगर आपने उसको पानी से ही 10 बार वॉश कर लिया मार्केट में आने से पहले, तो उसमें जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं वो तो पहले ही वॉश हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, जैसे जितने भी विटामिन बी है वो तो सारा पहले ही वॉश हो गया, विटामिन सी है वो तो वॉश हो गए, वो तो बचा ही नहीं उसमें। उसके बाद स्टोरेज कैसी है, तो हमारे पास तो जो वो प्रोडक्ट आता है वो तो शायद 10 दिन या 15 दिन के बाद आता है। उस 10 दिन या 15 दिन के अंदर इंटरवल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो वो सारे चेंजेस जो हैं वो हम उसी चेंज प्रोडक्ट को खा रहे हैं। फिर हमारे पास आया, हमने भी कौन सा उसको उसी दिन यूज़ कर दिया, हम भी उसको 1 दिन या 2 दिन बाद यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने उसको अच्छे से वॉश किया, तो जितने न्यूट्रिएंट्स जो भी वाटर सॉल्युबल था वो तो सब बह गया। प्लस उसके बाद जब आप उसको कुक करते हो, अब कुकिंग मेथड्स भी आप पर डिपेंड करता है, आप उसको किस तरीके से कुक कर रहे हो। अगर आपने उसको ओपन में कुक कर दिया तो और भी उसके जो जितने चेंजेस होते हैं न्यूट्रिएंट्स में वो भी सारे चेंज हो रहे हैं। तो एंड ऑफ द रिजल्ट जो है आपके पास न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट जो गोभी है वो पहुंच जाती है, मतलब उतना इफेक्टिवली आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, जितना ज़्यादा हम डेवलपमेंट की तरफ गए हैं उतना ज़्यादा ही हमारी जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बढ़ रही हैं वो भी इसी रीज़न से बढ़ रही हैं। तो ये वन ऑफ द कॉज है ये वाली सारी चीज़ें उसके लिए। वाह, कितना अच्छे से मैम ने जो है डिस्क्राइब किया, कितना अच्छे से उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो फूड के अंदर पोषण जो है बदल जाता है। जैसे मैम आपने बताया कि सॉइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ट्रांसपोर्टेशन का जितना अच्छा आपने एग्जांपल दिया कि अगर कोई भी वो आपकी वेजिटेबल है या वो फ्रूट है, अगर बाजार में आने से पहले ही 10 बार जो है वो धुल चुका है तो वाटर सॉल्युबल विटामिन उसमें से निकल चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने बात की। तो मैम आपको क्या लगता है कि फूड जो प्रोसेस्ड फूड है, फूड प्रोसेसिंग जो है वो इसमें किस तरीके से रोल प्ले करता है, क्योंकि आज मार्केट में हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड भोजन जो है वो देख रहे हैं। वैशाली, फूड प्रोसेसिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, जैसे हम पैक डाटा लेते हैं, तो पैक डाटा भी प्रोसेस्ड फूड है, क्योंकि आपके फार्म से गेहूं आया, उसको क्लीन, पहले क्या होता था, लोग गेहूं आता था फार्म से, क्लीनिंग होता था और आपका जो भी आप नॉर्मल घर के आसपास वाला चक्की होता था उसमें आपका आटा
पिस जाता था और उसमें फाइबर कंटेंट भी रहता था क्योंकि वो पूरा एज इट इज पिसता था। अब क्या होता है कि वो प्रोसेस होके आता है तो हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसमें से अगर आपका फाइबर कंटेंट निकाल लिया या चोकर निकाल लिया तो फाइबर कंटेंट कम हो गया, वो प्रोसेसिंग हो सकती है। बाकी जो हम प्रोसेसिंग के टाइम पे जो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग है कितना वेस्ट हो रहा है, कितना उसमें डल रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। इसके अलावा जिससे जैसे बहुत सारे फूड हैं, अब जैसे अगर हम बात करते हैं जूसेस की, जूस अगर मार्केट में प्रोसेस होके आया है उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको सोडियम यूटिलाइज करना, प्रिजर्वेटिव्स यूटिलाइज करना पड़ता है, जैसे सोडियम बेंजोएट है या तो आप सोडियम बेंजोएट तो यूज़ कर लिया उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो प्रोसेस फूड है उसको पैक भी करना है, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ानी है। अब उस शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए आपने जो भी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए वो प्रिजर्वेटिव्स कितने हार्मफुल है ये नो बडी नोज। अब जैसे सोडियम बेंजोएट अगर आप यूज़ कर रहे हो या सोडियम प्रिजर्वेटिव्स आप यूज़ कर रहे हो तो जितने भी लोग जो जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो उनके लिए तो वो बहुत हानिकारक है, बिकॉज वो सोडियम कंटेंट ले रहे हैं। तो इस तरीके से उसमें और शुगर कंटेंट भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए प्रोसेसिंग के टाइम पे हमें शुगर कंटेंट भी बढ़ाना पड़ता है। तो अगेन बात वहीं आ जाती है कि आप शुगर कंटेंट बढ़ा रहे हो तो उसकी कैलोरीज बढ़ गई, साथ में शुगर कंटेंट आपकी डेफिशिएंसीज जो हैं वो तो ख़त्म हुई नहीं और शुगर कंटेंट भी आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। तो इसलिए प्रोसेस फूड जितना हो सके उतना कम लेना चाहिए हमें, जितना हम पैक्ड फूड कम लें उतना हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। तो जितना ये एक नॉर्मल हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि जितना रॉ फूड आप खा सकते हैं वो आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा है, रादर दैन पैक्ड या कैंड फूड खाने से। वाह। तो मैम नेक्स्ट में आगे चलते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भोजन अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम आजकल हमारे अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी आ चुके हैं, तो वो कितना रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर? अगेन वैशाली, वो ये सारे आपके फैक्टर्स जो हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसकी इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब जैसे हम प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली प्रोबायोटिक्स इज़ अ फूड सप्लीमेंट, वो अपने आप में एक फूड सप्लीमेंट है। पर प्रोबायोटिक्स जो है वो आपको ऐसे लाइव बैक्टीरिया देता है जो आपके इंटेस्टाइन को या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकता है, आपके गट फ्लोरा को हेल्दी रख सकता है। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए। अब यही बात हम अगर अपने इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो हमारी इंडियन डाइट में ऑलरेडी हम दही के फॉर्म में प्रोबायोटिक्स लेते थे, तो जो कि हम पहले लेते थे। तो अब आजकल क्या है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, हमारा खाने पीने का मेथड बहुत चेंज हो गया है, और हमारा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग भागा दौड़ी की ज़िंदगी में खाना तो मतलब सेकेंडरी हो गया। यस। तो स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो जो स्ट्रेस है वहाँ बढ़ेगा, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगा। सुबह लोग उठते हैं, फटाफट ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, बिना नाश्ता किए, बिना कुछ खाए पिए वो घर से निकल पड़ते हैं, चाय पी या कॉफ़ी पी, दैट्स इट। तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी 8 से 10 घंटे का ऑलरेडी फास्टिंग कर चुकी है, और सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट जो है वो अपने आप में एक टर्मिनोलॉजी है, ब्रेक द फास्ट। तो आपको अपनी बॉडी का फास्ट तोड़ना चाहिए, पर लोग उसको तोड़ते नहीं हैं और उसी में ही रहते हैं फास्टिंग में। तो ये वन ऑफ द रीज़न है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, प्लस आपके बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं अब वो अकर होती हैं ड्यू टू दीज ऑल थिंग्स। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर टेलिंग अस कि किस तरीके से आज भोजन के अंदर बदलाव आया है, चेंजेस आए हैं। चाहे हम बात करें कि छोटे बच्चों को जब हम अनइंटेंशनली एक चॉकलेट पकड़ा देते हैं या कोल्ड ड्रिंक पकड़ा देते हैं, या फिर फूड चॉइसेस हमारी इतनी ज़्यादा बदल चुकी है। जब हम मार्केट जाते हैं तो हम बर्गर्स की तरफ देखते हैं, पिज़्ज़ास की तरफ देखते हैं। आउटसाइड फूड, रेस्टोरेंट्स के अंदर फूड कंज्यूम करना, आउटसाइड फूड कंज्यूम करना आज हमारे लिए एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस हो चुका है। शायद ये पिछले कुछ सालों से ही बहुत ज़्यादा आया है आउटसाइड फूड का जो चलन है। ये 15 सालों में ये बहुत एक्सट्रीम चेंज आया है। 15 साल पहले भी इतना ऐसा एक्सट्रीम चेंज नहीं था, बट येस, क्योंकि 15 सालों में जो वेस्टर्नाइजेशन, जो फूड चेन्स का जो चलन शुरू हुआ है उसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं। और अब जो है, पहले जो होता था जैसे फूड चेन, जैसे मैकडी तो बहुत साल पहले से था, बट बहुत लिमिटेड जगहों पे था।
अब क्या है, अब तो आप किसी भी मार्केट, किसी भी गली में चले जाओगे, आपको मैकडी मिलेगा। अवेलेबिलिटी बहुत इजी हो गई है, तो उस वजह से भी लोगों में ये चेंजेस आए हैं, और ऑब्वियसली फूड हैबिट्स के चेंजेस हैं। और दूसरी बात है कि इजीली अवेलेबल होने की वजह से बड़ा एक्सट्रीम, जैसे अगर आज आपका मन नहीं है खाना बनाने का, तो आप सीधा बोल देते हो चलो हम ऑर्डर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कहीं। एंड इट्स नॉट लाइक कि हमें नहीं खाना चाहिए। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। हमारा कहने का शायद मतलब यह है कि हमें उसे कम मात्रा के अंदर लेना चाहिए। इट हैज टू बी इन अ लिमिटेड अमाउंट। ये ऐसा नहीं है कि आप पूरा अवॉइड, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खाएं, ये वाली चीज़ नहीं है। मॉडरेट चीज, अगर आप कोई भी चीज़ मॉडरेट कंजम्पशन कर रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी बहुत ज़्यादा हैबिट होती है कि दिन में एक बार तो उनको बर्गर खाना ही है, या दिन में एक बार तो उनको बाहर पिज़्ज़ा खाना ही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये खाते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं अगर वो बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाते तो छोले भटूरे खाएंगे, समोसा खाएंगे। मतलब इंडियन उसमें भी ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि खाली बर्गर और पिज़्ज़ाज में ही ये प्रॉब्लम आ रही है। बट जैसे अब समोसा है, समोसा अगेन इट इज़ अ कैलोरी डेंस फूड, जिसमें आलू भी है, मैदा भी है, ऊपर से तला हुआ भी है, मसाले भी हैं, और उसमें भी आपके जो पोषण है, पोषण तो वो ज़ीरो में आ जाता है। तो बेसिकली बात ये है कि लोग कह देते हैं, और होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर आपने शाम को समोसा खा लिया, या रात में खाने के टाइम पे समोसा खा लिया, आपने एक समोसा खा लिया, आप उसके बाद कह देते हैं हमें खाना नहीं खाना। तो समोसा तो आपने खा लिया जो कि डेंस फुल फूड था, जो कि कैलोरी डेंस था, मतलब उसमें खूब कैलोरीज थी, बट आपने उसके साथ पोषण वाली चीज तो कुछ खा ही नहीं। यस। तो वो तो आपकी बॉडी ने, पेट तो भर गया, पेट हमारा भर जाता है, कुछ भी आप खाओगे पेट भरेगा, बट वो कितना इफेक्टिव है आपकी बॉडी के लिए, वो उतना इम्पोर्टेंट है। तो जैसा मैम ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से पोषण जो है वो आज हमारी डाइट में लगातार कम होता जा रहा है, हमारी फूड चॉइसेस के अंदर लगातार कम होता जा रहा है। जैसे कि मैम ने हमसे डिस्कस किया कि किस तरीके से हम समोसा खाते हैं, लेकिन उसके बाद बोल देते हैं कि हमें भोजन नहीं खाना है, हमें भूख नहीं लगी है। तो कहीं ना कहीं हमने कैलोरी रिच फूड तो खा लिया, लेकिन जो हमारी बेसिक डाइट थी जिसके अंदर हमें पोषण मिलना था वो हमने नहीं खाया। तो इन चॉइसेस के अंदर इस बदलाव के साथ मैम आपसे जानना चाहूंगी कि सप्लीमेंट जो है हमारी डाइट में, हमारे बॉडी में क्या रोल अदा करता है, और क्या सप्लीमेंट जो है किस तरीके से हमें लेना चाहिए? वैशाली, बेसिकली देखो, जो सप्लीमेंट है, जैसे कि टर्म अपने आप बता रही है, सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट क्या होता है कि जो आपके खाने के साथ, मतलब किसी चीज़ को सप्लीमेंट कर रहा है बेसिकली, तो वो सप्लीमेंट्स, जो फूड सप्लीमेंट्स है, वो आपके न्यूट्रिएंट्स को सप्लीमेंट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी एब्जॉर्प्शन पावर पे डिपेंड करता है कि कितना हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे आपने आयरन रिच कोई भी फूड खाया, तो अगर आपने तो आयरन रिच खाया, उसके साथ आपने नींबू पानी भी ले लिया, सब ले लिया जैसे आपको बताया गया, बट अगर आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, या आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम हो रही है जो उस फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो उसका खाना जो आपने खाया वो तो व्यर्थ हो गया ना, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत लगती है। जैसे अभी बहुत सारे केस हैं, जैसे अनीमिया है, उसमें आपका आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, तो उस केस में आपको अब जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, ये फर्क पड़ता है आपके एज ग्रुप के हिसाब से भी, ठीक है। अब जैसे एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जो थोड़ा लोअर इनकम ग्रुप से हैं, जिनको खाने को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, बट उनकी बॉडी को आयरन की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में सप्लीमेंट काम करता है। क्योंकि आप बाहर से ले रहे हैं, कोशिश करें जितना हो सके आप फूड से लें, पर अगर नहीं हो पाता तो आपको बाहर से लेना पड़ता है। ऐसे ही जैसे एज वाइज मैं बता रही हूँ, जब आप सीनियर सिटीजन ग्रुप में आ जाते हैं, जैसे आफ्टर 60, आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है, जो इंटेस्टाइनल फंक्शनिंग है, एब्जॉर्प्शन पावर्स हैं, वो कम हो जाती हैं। उस केस में आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी डेफिशिएंसीज होंगी बॉडी में, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगी, आपकी बॉडी फंक्शनिंग को इफेक्ट करेगी, और वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब जैसे ओमेगा 3 है या ओमेगा 6 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीनियर ग्रुप, क्योंकि आगे जाके अगर उन्हें अल्जाइमर या पार्किंसंस, इस तरीके का, मेजरली अल्जाइमर्स में, क्योंकि जहाँ पे आपकी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट
है। Yes. तो अगर आपको कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में आपको ओमेगा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. तो उस केस में अगर आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट साथ में लेते हैं तो इट कैन लाइक प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स जो कि आगे आके हो सकती है, वो चीज़ है। प्लस मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी सप्लीमेंट्स के उसमें कि बहुत लोग फैसिनेटेड होते हैं कि हमें तो सप्लीमेंट्स खाने ही खाने हैं। सप्लीमेंट्स किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, चाहे वो कैप्सूल के फॉर्म में है, टैबलेट के फॉर्म में है, पिल इसके लिक्विड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अवेलेबिलिटी होती है। फूड सप्लीमेंट्स आपके टैबलेट या इस फॉर्म में भी होता है, इवन आपका प्रोबायोटिक्स भी एक सप्लीमेंट के फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। तो और सप्लीमेंट्स में क्या आते हैं, बाकी आपके फाइटोकेमिकल्स हैं वो भी आपके सप्लीमेंट्स में अवेलेबल होते हैं, या आपके वाइटामिन्स हैं जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है, विटामिन B12 है। बस सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत लोग फैसिनेटेड होते हैं पिल्स खाने के लिए, तो वो फैसिनेशन भी गलत है। इट शुड बी यूज जो कि रिक्वायर्ड है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सपोज अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, जैसे अगर आयरन की आप 8 mg की रिक्वायरमेंट है, आप उतना ही लीजिए। अगर आप उसको एक्सेस में लेंगे तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है या वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो ये लोगों को नहीं पता, तो ये लोगों को गाइडेंस होनी चाहिए कि हमें कितना अमाउंट लेना है, चाहे वो और कब गाइडेंस कब लेना है, Yes. गाइडेंस होनी चाहिए। और किसी से भी ले सकते हैं वो गाइडेंस, जो भी इस फील्ड में है उनसे गाइडेंस लेके फिर वो सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं। प्लस एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही आपके जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, लोग बस खाते जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक टाइम पीरियड के लिए सप्लीमेंट्स खाना होता है, फिर आपको रोकना भी होता है, क्योंकि आपकी उस सप्लीमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी में पूरी हो चुकी होती है। तो आपको कुछ टाइम के लिए रोकना होता है और आपको कोशिश करनी चाहिए हमें जितना हम नेचुरल फूड से ले सकते हैं। बाकी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ हमें सप्लीमेंट्स का यूज़ करना चाहिए। और बट वो सप्लीमेंट्स हमें किसी न किसी के गाइडेंस के अंडर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें कुछ भी नहीं पता और बस किसी ने कह दिया सप्लीमेंट खाना है, हम खाना शुरू हो गए, वो चीज़ गलत है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को ख़राब नहीं कर सकते। तो किसी गाइडेंस के, प्रॉपर गाइडेंस के अंडर हमें लेना चाहिए। अभी जैसे अगर मैं इंडियंस की बात करती हूँ, विटामिन डी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है इंडियंस में। एक तो वेजिटेरियंस हैं हम लोग, काफ़ी मतलब पॉपुलेशन वेजिटेरियन है इंडियन पॉपुलेशन, तो इस वजह से भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा वो है। तो उस केस में इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अंडर गाइडेंस सप्लीमेंट्स लें, बट विटामिन डी और कैल्शियम का एक टाइम पीरियड होता है, आपको इतने टाइम पीरियड के लिए खाना होता है। प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 365 दिन साल में हमने सप्लीमेंट खाना है, दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। बहुत लोगों का कंसेप्ट ये होता है मैं तो सप्लीमेंट खा लूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, मैं ठीक रहूंगा। नहीं, ये भी गलत कंसेप्ट है। खाना इज इम्पॉर्टेंट, भोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बॉडी को पोषण देता है, आपकी बॉडी को काम करने की क्षमता देता है, एनर्जी देता है, आपकी ब्रेन को सोचने की क्षमता देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको भोजन से मिलती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हमने सप्लीमेंट खा लिया तो हमारा भोजन बंद हो गया या भोजन को हमें बंद करना है। नहीं, ये गलत बात है। बैलेंस्ड मील, बैलेंस्ड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, खाली बच्चे के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, बूढ़े के लिए भी, हर एक के लिए भोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस मील सारे फूड ग्रुप से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि हमारे जो मील है उसकी जो पोषण ताकत है वो थोड़ी सी कम हो रही है ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स, तो उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू पूरा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट कोशिश करिए जितना ज़्यादा आप नेचुरल फूड खा सकते हैं उतना खाइए, और जो सप्लीमेंट्स आप लेते हैं जो रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के लिए, जो डिज़ायर्ड है आपकी बॉडी के लिए, वो आप ज़रूर लीजिए अंडर गाइडेंस। और मैम एक ये भी मिथ है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि सप्लीमेंट जो है वो मेडिसिन होते हैं, राइट। सप्लीमेंट्स जो है वो हमें मेडिसिन जो है मेडिसिनल बेनिफिट्स देते हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्स जो है वो हमारे भोजन की ही कमी को पूरा करने में कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहे हैं,
जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम सप्लीमेंट ले सकते हैं। जिस समय पर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है हम उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जब रिक्वायरमेंट नहीं होती हम उसे थोड़ा कम कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको उसके बारे में एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो हमारी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में कहीं ना कहीं हमारी मदद करते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अनीमिया की प्रॉब्लम है या बुढ़ापे में जब घुटनों में हमें दर्द होता है उसकी सिचुएशन है, तो अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में पूरा होगा तो वो हमारी जो है सिचुएशन को कंट्रोल रखेगा, प्रिवेंट करेगा। बिल्कुल सही है ये बात। और जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आपको कुछ टाइम के लिए आयरन टैबलेट्स या फोलेट, बेसिकली फॉलिक एसिड और आपको लेना है, तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए लेना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। हमें गलत तरीके से सप्लीमेंट्स नहीं खाने चाहिए, हमें किसी गाइडेंस के अंडर सप्लीमेंट्स खाने चाहिए। अब एक नॉर्मल पर्सन है, अगर वो हेल्दी है, उसको कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सप्लीमेंट्स खाए। हाँ, पर जैसे कोई उसे प्रॉब्लम आ गई या विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो गया, तो उतने टाइम पीरियड में उसके लिए इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्स को लेना। अब जैसे ओमेगा 3 है वो आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप बाकी वेजिटेरियंस जो हैं, क्योंकि उनके लिए कोई सोर्स नहीं है ओमेगा 3 के लिए, मतलब जो भी सोर्स है फ्लैक्स सीड्स हैं या आपके इस तरीके के सोर्सेज हैं, तो आप जो है वो आप ओमेगा 3 आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप रेगुलर उसमें फ्लैक्स सीड्स या इस तरीके की चीज़ें नहीं खा रहे हो। वैसे तो वॉलनट, आलमंड्स एंड फ्लैक्स सीड्स जो है वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, बट अगर आपको नहीं है, आप नहीं खा पा रहे हैं या कोई भी इश्यूज हैं, तो आप उस केस में आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो। थैंक यू मैम, आपने हमें इतने अच्छे तरीके से बताया, हमें इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से भोजन आज जो है हमारी डे टू डे लाइफ में बदल गया है। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को भी बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी कि भोजन आज हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बदल चुका है, और भोजन की कमी को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं सप्लीमेंट का रोल हमारे जीवन के अंदर आता है। अच्छे तरीके से उपयोग किया गया सप्लीमेंट, सही तरीके से उपयोग किया गया सप्लीमेंट, सही समय पर जो हम सप्लीमेंट का उपयोग करते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है, बहुत सारा फायदा कर सकता है, और हमें अच्छे रिजल्ट्स देने में भी हमारी मदद कर सकता है, एक हेल्दी लाइफ बनाने में हमारी मदद कर सकता है। सो आज के लिए इतना ही। मैं वैशाली बाली और डाइटिशियन बीनू भाटिया मैम जो हमारे साथ आज एज अ गेस्ट स्पीकर आई हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग विद अस। थैंक यू वैशाली फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। वेस्टीज के साथ हमारे साथ बने रहिए ऐसी बहुत सारी अलग जानकारी के लिए। विश यू वेल्थ।